अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम उसमें जो पहले टॉपिक्स है, डॉबनियर ट्रेड सिस्टम एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से। बेटा सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन ज़रूरत क्या थी कि इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा हम सिंपल में समझते हैं इस क्लासिफिकेशन के लिए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि अगर हम एक छोटी सी दुकान को लेते हैं, किराने की दुकान को, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वहाँ पे वो शॉपकीपर होता है वो उन तमाम चीज़ों को अलग अलग रखता है, अलग अलग शेल्व्स में अपनी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक। जैसे बिस्किट को वो एक शेल्फ में रखेगा, साबुन को दूसरी जगह, इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं अलग अलग जगहों पर रख देते हैं। और अब बिस्किट्स में भी किस्म है, ये जो सोप्स है उसमें भी अलग अलग किस्म है, तो उन अलग अलग किस्म को भी वो अलग अलग जगह पे रखते हैं। हाँ, हम ये देखते हैं जो एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही ब्रांड के हैं, तो उनको एक ही शेल्फ में रख देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वहाँ पे मैच होती है। तो उसको ढूंढने में आसानी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करने में। यानी जब कोई भी आएगा उसको बिस्किट मांगने, तो उसको आसानी होती है वो कहाँ पे उसने बिस्किट रखे हैं और कौन सा बिस्किट उसको कोई मांग रहा है, तो वही निकाल के देगा। इसी तरह अगर हम घर में अपनी किचन की बात करेंगे, हमारे घर में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं। जैसे हमारे पास प्लेट होते हैं, कप होते हैं, गिलास होते हैं, स्पून्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हम इनको ऐसे ही बिखरे हुए नहीं रखते हैं, एक ऑर्डर में हम उनको रखते हैं। जैसे प्लेट्स अगर हमारे पास तीन किस्म के हैं, एक हमारे पास स्टील का प्लेट है, कॉपर का है, या प्लास्टिक का है, तो हम उन प्लेट्स को ऑल ये जो सभी प्लेट्स हैं उनको एक स्टैंड में रखते हैं, प्लेट वाले स्टैंड में। इसी तरह हमारे पास कप मुख्तलिफ किस्म के, हम उनको भी कप वाले स्टैंड में रखते हैं। स्पून को स्पून वाले स्टैंड में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। प्लेट में हम खाना खाते हैं, वो प्लास्टिक हो, कॉपर का हो या स्टील का हो। इसी तरह गिलास जो है हमारे पास पानी पीने के लिए, वो चाहे शीशे का हो, स्टील का हो या कॉपर का हो, जिस किसी का भी हो, उनकी जो फंक्शन है वो सेम है, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक जैसे। यही वजह है कि हम उनको अलग अलग अपनी शेल्व्स में रखते हैं। तो बेटा क्यों रखते हैं, मकसद क्या है हमारा रखने का? क्योंकि अगर हमसे कोई पूछेगा कि मुझे एक गिलास दो, हम डायरेक्ट उसी स्टैंड पे जाके उनको निकाल के देंगे। प्लेट मांगेगा कोई, तो हम वहाँ डायरेक्ट जाके, अगर अब प्लेट निकालने हम गए तो कोई पूछेगा हमें, नहीं मुझे प्लास्टिक का प्लेट चाहिए, मुझे कॉपर का प्लेट चाहिए, तो पहले हम जाएंगे प्लेट वाले स्टैंड में, तो फिर वहाँ पे हमें चॉइस है कि कौन सा देना है। तो इस वजह से, इस तरह से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा यही मिलता है कि जब हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं, तो वो हम एक ऑर्डर में रखते हैं, ताकि हमें आसानी होती है कौन सा चीज़ हमें वहाँ से निकालना होता है। तो बेटा इसी तरह से अगर हम इन एलिमेंट्स का देखेंगे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो टॉपिक हमारे पास है, जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है दे आर ओब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, एंड मैनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी, एंड दीज आर, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो अभी भी डिस्कवर होते हैं। लिहाजा इन एलिमेंट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, इस चीज़ को सिंपलीफाई करना, इन एलिमेंट्स को स्टडी करना, जो बहुत सारे हैं या जो अभी भी डिस्कवर होते रहे हैं, ये थोड़ा बहुत साइंटिस्ट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट काम था। लिहाजा इसी डिफ़िकल्ट काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने ये अटैम्प्ट्स लिए कि हम इनको थोड़ा बहुत क्लासिफाई करेंगे, ताकि हमें आसानी हो जाएगी इन एलिमेंट्स को याद रखने में या इन एलिमेंट्स को ढूंढने में। So this was the need for the classification of elements. Increase in the discovery of different elements made it difficult to organize all that was known about the elements. To study a large number of elements with ease,
various attempts were made. The attempts resulted in the classification of elements into metals and non-metals. यानी सबसे पहला जो अटेम्प्ट ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये लेवेजर का था। लेवेजर ने उस टाइम जो भी एलिमेंट्स उसको डिस्कवर हुए थे उसने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस वाज द इनिशिएटिव or we can say it was the first attempt for the classification of element, and this initiative was taken by the Lavoisier, who is also known as the father of the modern chemistry. इसी तरह ये तो पीरियोडिक टेबल में हम इन फिर हमने उन एलिमेंट्स को जब क्लासीफाई किया, हमने इनको जब अरेंज किया इस क्लासिफिकेशन में, तो हमने एक टेबल की शक्ल इस पीरियोडिक टेबल को दी है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये टेबल क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ चार्ट वेयर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic numbers from left to right or in these periods. The periodic table is a tabular method of displaying the elements in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column or group. तो बेटा यहाँ पे अब आपको समझने में आसानी होगी, जो हम अभी एग्जांपल दे रहे थे अपने किचन की, अपने दुकान की। तो यहाँ पे जब हम वर्टिकल कॉलम्स इस पीरियोडिक टेबल में लेते हैं, तो उन वर्टिकल कॉलम्स में आप क्या देखते हैं कि वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच होती है। जैसे हमने अभी कहा था कि हमने एक स्टैंड में प्लेट्स देखे हैं, उन प्लेट्स चाहे वो कॉपर का हो, प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, उनकी प्रॉपर्टीज जो मैच होती है उनको हमने एक ही स्टैंड में इसीलिए रखा है। तो इसी तरह जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उन एलिमेंट्स को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है हमें याद रखने में या इन प्रॉपर्टीज को समझने में थोड़ा आसानी होगी। क्योंकि जो एक वर्टिकल कॉलम एक पीरियोडिक टेबल में होता है, ये हम समझ लेंगे कि हमारे पास एक स्टैंड है और जो इसमें मुख्तलिफ ये एलिमेंट्स है, ये हमारे स्टैंड के मुख्तलिफ किस्म के प्लेट्स इसमें हैं। तो earlier attempts of classification of elements, Dauberniers, Tredes, Newlands, law of octaves। तो इसके बाद जो पहले attempts of classification उठाए गए वो डॉबर्नियर ट्रेड सिस्टम था, और ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का न्यूलैंड ने दिया था, तो वो कंसेप्ट थे क्लासिफिकेशन के। तो आज हम उन्हीं को देखने यहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉबर्नियर ट्रेड। ये सिस्टम क्या था? जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नियर, अ जर्मन केमिस्ट। डॉबर्नियर का फुल नेम जो था जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर, ही वाज जर्मन केमिस्ट। उसने जो क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की, इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। यानी उन्होंने एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, और ये जो 3 एलिमेंट्स थे इस ग्रुप में, इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड ट्रेड्स। तो इन्हीं ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को क्या नाम दिया है इसने? ट्रेड्स। तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को डॉबर्नियर ट्रेड कहा जाता है। यानी डॉबर्नियर ने जो क्लासिफिकेशन दी उसने वहाँ पे ग्रुप्स बनाए, और हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रख दिया था उसने, और इन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक दूसरे से मैच होती थी, सिमिलर थी। तो लिहाजा इस तरह से जो वहाँ पे ग्रुप बन गया, उन्होंने इस ग्रुप को ट्रेड कहा। तो इस ट्रेड के कैरेक्टर क्या थे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ट्रेड वेर सिमिलर। यानी एक ट्रेड में, एक ग्रुप में जो 3 एलिमेंट्स थे, तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हुआ करती थी। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी ये जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा, एटॉमिक मास जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एलिमेंट्स की, एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास एक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर की तरह। तो एटॉमिक मास जो बीच वाला एलिमेंट था, मिडल वन, इसका जो एटॉमिक मास होता था वो एवरेज हम कहेंगे या अर्थमेटिक मीन कहेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट का। फर्स्ट एंड लास्ट का अर्थमेटिक सम जो आता था, अर्थमेटिक मीन, तो उसी ये जो मिडल एलिमेंट था उसके बराबर आता था फर्स्ट और लास्ट के। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये जो डॉबर्नियर का क्लासिफिकेशन था, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। यहाँ पे एलिमेंट्स यानी इस टाइम जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली जाती थी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, दैट वाज एटॉमिक मास। उस वक्त एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्लासिफिकेशन में नहीं था,
तो एटॉमिक मास के बुनियाद पे इनको क्लासिफाई किया जाता था। According to this, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, group of three elements having similar properties are obtained. तो इस वक्त जब डॉबर्नियर ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया क्लासिफिकेशन के लिए, इसने अरेंज किए इन एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इसने वहाँ पे देखा कि ये तीन एलिमेंट्स आया करते थे जिनमें प्रॉपर्टी सेम होती थी, और इन तीन एलिमेंट्स में ये एक ग्रुप बन जाता था तीन एलिमेंट्स का, जहाँ पे प्रॉपर्टी सेम हुआ करती थी, और इनका जो मिडल एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज एटॉमिक मास था, यानी फर्स्ट और लास्ट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के उसका सेकंड, ये जो मिडल वन का ये आता था एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड बीइंग नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द टू एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में इसने एक ट्रेड दिया है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास देखेंगे 6.9 या 7 हम इसको जो लेते हैं, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, और इस तरह से अगर हम एवरेज ये जो एटॉमिक मास देखेंगे फर्स्ट और लास्ट का, तो ये आएगा 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, और 7 + 39 जो है दैट इज इक्वल टू 46। 46 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो ये जो एटॉमिक मास आता है इनका एवरेज फर्स्ट और लास्ट का, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। लेकिन ये जो डॉबर्नियर ट्रेड सिस्टम है ये कुछ मतलब ज़्यादा देर तक नहीं चला, इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या है, इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स इसके पास थे वो उन सब एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स यानी ये ग्रुप्स नहीं बना सका। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स वो लोग गैंग डॉबर्नियर के, यानी जो इसने ग्रुप्स बनाए ट्रेड्स बनाए उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम दिखाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते थे, एक ट्रेड में जितने एलिमेंट्स आते थे, उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। These elements of a trade show specific trends in their physical properties। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें भी ये स्पेसिफिक ट्रेंड दिखाया करते थे। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एटॉमिक, जो हमने अभी डिस्क्राइब किया कि ये जो मिडल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं बट नियरली इक्वल टू दिस फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आता है। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के नियर आता है, यानी जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 इन द ट्रेड लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम ट्रेड जो है, द एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम विच हैव एटॉमिक मास इज 7 एंड 39। तो कुछ ट्रेड्स जो यहाँ पे है डॉबर्नियर की वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ट्रेड बन गया, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और इसमें जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ रफली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा ट्रेड दिया है इसने कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, थर्ड जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस तरह से ये जो है ये ट्रेड्स है किसके, डॉबर्नियर की। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन है जो फिर इसको चेंज करना पड़ा, दैट इज डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स। इसने सिर्फ 3 ही ट्रेड बना सका, ये 3 ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ही वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रेड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे ये सब एलिमेंट्स के ट्रेड्स नहीं बना सका। तो इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करना पड़ा। ये फिर ज़्यादा देर तक नहीं चली। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया और उसने अपने कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन में, एक और अटैम्प्ट उसने लिया, इनिशिएटिव लिया। तो उस का नाम था जो दूसरा आया था साइंटिस्ट, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट, जॉन न्यूलैंड्स था इसका नाम, इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज्ड द नून एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड कॉल इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये जॉन न्यूलैंड जो था, इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसी प्रॉपर्टी पे जिस पे डॉबर्नियर ने अरेंज किया था, यानी ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसने जब एटॉमिक मास की बुनियाद पर इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एंड फिर क्या देखा इसने कि इसने 8 एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली जब अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसको इस वजह से कहते थे क्योंकि ये जो 8th एलिमेंट था वहाँ पे रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। जैसे ये जो म्यूजिकल स्केल हमारी होती है, म्यूजिकल नोट्स जो उसमें होते हैं वो रिपीट होते हैं एट 8, सारे गामा पादा नीसा। तो इसी तरह से इसमें भी रिपीट जो हुआ करती थी प्रॉपर्टीज एट 8th लेवल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हम इसको देखते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स पहले हम देखेंगे। इट कंटेन द एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, बेसिकली दिस वाज द न्यूलैंड्स लॉ, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। जब एलिमेंट उसको अरेंज किया गया in horizontal rows on the basis of increasing atomic mass, then the property of every 8th element were similar to the first to that of the first element, and this is basically the Newland's law of octave. According to this law, when elements are placed in order of increasing atomic masses, the physical and chemical properties of every 8th element are a repetition of the properties of the first element. यानी हर किसी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट होती थी एट 8th नंबर। तो ये सिमिलर हुआ करता था, ये जो म्यूजिकल हमारा स्केल है उसमें जो म्यूजिकल नोट्स रिपीट होते हैं एट 8th लेवल, जैसे सारे गामा पादा नीसा। तो इसी तरह से इसमें भी जो रिपीट हुआ करता था, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता था। एट द 8th पोजीशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर रिपीटेड। तो ये है एक यहाँ पे जो इसने दिया हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम। अब यहाँ पे सवाल है कि ये टेबल जो दिया हुआ है इसमें हीलियम, नियान, आर्गान वगैरह वो क्यों नहीं है? ये इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। लिमिटेशंस, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लॉ ऑफ octaves was applicable only up to calcium, यानी up to atomic mass 40. This law was applicable beyond atomic mass 40. ये जो लॉ है ये नहीं चल पाया और ये एलिमेंट्स को न्यूलैंड उसे आगे इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में अरेंज नहीं कर पाया। न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। इसने कभी कभी कहीं पे 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ थी, जिसमें एग्जांपल में हम देखते हैं कोबाल्ट और निकल की। इन इन 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा गया विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। न्यूलैंड ने फिर क्या सोचा कि इसके टाइम में 56 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे, ये इसी ओपिनियन का था कि यही 56 एलिमेंट जो है दुनिया में होंगे। नो अदर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। दिस इज द फाइनल this discovery of elements, that is the number will remain only 56, but he was wrong, and these limitations lead to another classification of elements which we will study in our next class.